हाँ तो आज के टाइम पे अगर आप कनाडा के अंदर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या फिर अपने वर्क परमिट पे हो या फिर पीआर शेयर भी हो चुकी है, तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो सबको अफेक्ट करता है, जो कि है रिसेशन। Possible recession. The probability of a recession. The threat of a recession. It's a real threat. I'm 100% sure that we are in a recession. तो यार न्यूज़ वगैरह तो आप फॉलो करते ही होगे या फिर आर्टिकल्स वगैरह तो होपफुली पढ़ते ही होगे या फिर सोशल मीडिया पे तो डेफिनेटली एक्टिव हो गई, तो कहीं ना कहीं से आपने डेफिनेटली सुना होगा कि भी कनाडा के अंदर रिसेशन आने वाला है। तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। कुछ फैक्ट्स, कुछ फिगर्स, कुछ एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस वगैरह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो मैंने कुछ रिसर्च वगैरह की है। तो ये बात करेंगे कि कनाडा क्या एक्चुअल में रिसेशन के एज पे है या फिर सिर्फ मीडिया के अंदर हाइप बनाई जा रही है, और उसके ऊपर से रिसेशन आता है नहीं आता है वो डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए रिसेशन के लिए प्रिपेयर होने के लिए। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत ही जरूरी वीडियो होने वाली है अगर आप कनाडा के रेजिडेंट हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम ये सारी बातें करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो यार सबसे पहली चीज तो ये बताना चाहूंगा कि लेटेस्ट रिपोर्ट्स के हिसाब से कनाडा की जो इकोनॉमी है ना वो डेफिनेटली रिसेशन से बच सकती है। जरूरी नहीं है कि रिसेशन में जाएगी, लेकिन जो ग्रोथ है ना वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहने वाली है। मतलब अराउंड 1% की ग्रोथ होगी, जो इकोनॉमिस्ट वगैरह है वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं। मतलब कनाडा की जो इकोनॉमी है ना आगे बढ़ेगी ना पीछे जाएगी 2025 में। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के चीफ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रेट्स ऑफ ग्रोथ दैट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट कनाडा विल अवॉइड इन दिस केस अ रिसेशन। तो अगर दो बैक टू बैक क्वार्टर्स में इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव होती है तो उसे रिसेशन कहा जाता है, जो कि काफी सारे इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये जो OECD ऑर्गेनाइजेशन है इनके हिसाब से 2025 के तीसरे और चौथे क्वार्टर में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नेगेटिव नहीं होगी, लेकिन थोड़ी फ्लैट रहेगी। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो उसे हम रिसेशन नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल जो इकोनॉमी की हालत है वो इतनी कोई खास नहीं होगी, तो जॉब लॉसेस हो सकते हैं। लेकिन यार ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पिक्चर है, इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है। डिलॉयट और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स जैसे एक्सपर्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि कनाडा की इकोनॉमी एक मॉडेस्ट डाउनटर्न यानी हल्का सा रिसेशन जरूर फेस कर सकती है, स्पेशली 2025 के सेकंड और थर्ड क्वार्टर के अंदर। इसका मतलब ये है कि कनाडा के अंदर जो बिजनेस कॉन्फिडेंस है ना वो गिर रहा है, उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह है ना वो रुक रही हैं, उसकी वजह से काफी सारे लोगों के जो जॉब लॉसेज हैं वो हो रहे हैं। अभी पिछले कुछ टाइम में कुछ 70,000 जॉब लॉसेज हुए थे और आगे प्रेडिक्ट किया जा रहा है, डिलॉयट के जो एक्सपर्ट्स वगैरह है वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आगे और 100,000 जॉब लॉसेज हो सकते हैं। तो थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा सा औखा हिसाब किताब डेफिनेटली है। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर ही रहे हैं तो कनाडा के अंदर अप्रैल 2025 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 6.9%, और अगर एक्सपर्ट्स की सुने तो वो इंक्रीज होकर 7.1% तक भी जा सकता है, और 2026 में वो 7.3% तक भी जा सकता है। और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स तो यहां तक कह रहे हैं कि भाई साहब 200,000 जॉब्स तक खत्म हो सकती हैं, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.7 तक पहुंच सकता है। और यार सबसे बड़ा रिस्क उन लोगों को है जो कि मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल या फिर एक्सपोर्ट्स सेक्टर्स के अंदर काम कर रहे हैं, अपनी जॉब वगैरह कर रहे हैं। तो उन लोगों में से अगर आप एक हो तो अपनी रिसर्च वगैरह करना स्टार्ट कर दो, अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो, अपस्किल करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, या फिर इन केस कोई ले ऑफ होता है या फिर जॉब लॉस होता है तो आप प्रिपेयर्ड रहो नई जॉब लेने के लिए। बाकी अभी वीडियो में आगे बात करेंगे कि रिसेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए ये हिसाब किताब है। अब यार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि यार ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं, कनाडा के अंदर रिसेशन वगैरह क्यों आ रहा है, इतने जॉब लॉसेज वगैरह क्यों हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा आंसर है यूएस के नए टैरिफ्स और ग्लोबल ट्रेड वॉर। तो बेसिकली यूएस ने कनाडा के ऊपर जो नए टैरिफ्स वगैरह लगाए हैं उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट्स वगैरह ना वो गिर गए, जिसकी वजह से जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रुक गई, उसकी वजह से जो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल लो हो गया। डिलॉयट का तो भाई साहब ये कहना है कि अगर यूएसएमसीए ट्रेड डील के कुछ एग्जेम्पशंस हटा दिए गए तो कनाडा का जो जीडीपी है ना वो परमानेंटली 3% तक गिर सकता है 2030 तक। और जिसको यार यूएसएमसीए का मतलब नहीं पता, बेसिकली एक यूएस, मैक्सिको और कनाडा के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि 1 जुलाई 2020 को फोर्स में आया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि यार फ्री मार्केट, फेयर ट्रेड और रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाए नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अब रिसेशन का तो खतरा है ही, लोग बहुत घबराए हुए हैं, जॉब लॉसेज वगैरह हो सकते हैं, दिक्कत वाली चीज हो जाएगी, बिल्स कैसे पे करेंगे, कैसे सारी चीजें होंगी। लेकिन इसके ऊपर एक और टेंशन बनी हुई है इन्फ्लेशन की। तो बेसिकली कनाडा के अंदर फरवरी 2025 में जो इन्फ्लेशन है ना वो 2.6% तक पहुंच गया था, जो कि बैंक ऑफ कनाडा के टारगेट से थोड़ा सा ऊपर है। इसीलिए बैंक ऑफ कनाडा ने जो इंटरेस्ट रेट्स है ना उनको थोड़ा सा कम किया हुआ है, 2.75% तक कम किए हुए हैं। लेकिन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी बनी हुई है, पता नहीं फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो कम होंगे या नहीं। और अगर आप कनाडा के अंदर एक घर ओन करते हो, मतलब एक होम ओनर हो, आपके पास एक मॉर्गेज वगैरह है, तो ये ध्यान रखना कि 2025 और 2026 में 60% ऑफ द कैनेडियन मॉर्गेजेस रिन्यू होंगी,
अब थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम आ रखा है तो उससे डेफिनेटली राहत मिलेगी, लेकिन स्टिल अगर जॉब लॉसेस वगैरह हो जाते हैं या फिर इन्फ्लेशन थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में घर चलाना लोगों के लिए कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सिनेरियो अभी कनाडा के अंदर चल रहा है। अब बात करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में, मतलब बुरे से बुरा क्या हो सकता है। तो बेसिकली यार बैंक ऑफ कनाडा के रिस्क सिनेरियो के हिसाब से अगर ट्रेड वॉर और फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ गया तो जीडीपी में 5% तक की गिरावट हो सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट 9% तक पहुंच सकता है और जो घरों के प्राइसेस हैं वो 26% तक गिर सकते हैं। मतलब 1990, 2008 या फिर कोविड के टाइम पे जो रिसेशन आया था ना, उस टाइम जो हालत हुई थी उससे भी बुरी हालत हो सकती है। तो अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। अब यार आई होप कि यार किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रिसेशन के टाइम पे किसी का भी जॉब लॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन स्टिल आपको पता ही है दुनिया कैसे चलती है, तो इसलिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो सबसे पहला काम प्रिपेयर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, वहां से आपको इनकम आती है, उससे आप अपने बिल्स वगैरह पे करते हो या फिर आपकी जो नीड्स के जो खर्चे हैं उनको आप बेयर करते हो। लेकिन बाई चांस अगर वो इनकम बंद हो जाती है तो क्या करोगे? इसलिए 2, 3 या फिर 4 इनकम सोर्सेज बनाने की जरूरत होती है। एक तो आप जॉब करते हो, लेकिन उसके अलावा और साइड हसल्स करो, गिग वर्क वगैरह करो या फिर कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स वगैरह उठा सकते हो, जो भी आपके स्किल्स हैं उसके बेसिस पे। क्योंकि अभी से अगर आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा हिसाब किताब स्टेबलाइज हो जाएगा और फिर आपके कुछ क्लाइंट्स वगैरह बन जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि भाई मेरे को रेंट देना है या फिर मॉर्गेज वगैरह जानी है या फिर ग्रोसरी वगैरह लानी है। तो वो सारे खर्चे आप अपनी साइड हसल से उठा पाओगे। तो रिसेशन अगर आ जाता है, जॉब लॉस वगैरह हो जाता है, तो एटलीस्ट आप सर्वाइव डेफिनेटली कर पाओगे। दूसरी चीज ये है कि यार आपके सर पे अगर कोई भी डेट वगैरह है, कोई भी क्रेडिट कार्ड के बिल वगैरह पड़े या फिर कोई लाइन ऑफ क्रेडिट का बिल आपको पे करना है या फिर कहीं पे भी आपको कोई पेमेंट्स वगैरह करनी है, उनको क्लियर रखने की कोशिश करो। क्योंकि सबसे बुरा सिनेरियो क्या हो सकता है, एक तो रिसेशन आ गया, जॉब लॉस वगैरह हो गया, उसके ऊपर से खर्चा तो चलाना है लेकिन उसके ऊपर से आपको डेट वगैरह भी पे करने हैं, तो वो बहुत ही बुरा सिनेरियो हो सकता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आने से पहले ही आप बिल्कुल डेट फ्री हो जाओ, ताकि साइड हसल्स वगैरह आप करते हो तो उससे जो इनकम आएगी उससे आप अपने खर्चे वगैरह चला पाओ, कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद यार बात आती है इमरजेंसी फंड की। तो बेसिकली जितनी जल्दी हो सके अपना एक इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट कर दो। इसका नाम से पता लगता है कि ये जो फंड होता है, ये जो पैसा होता है ना, इमरजेंसीज के लिए होता है, रेनी डेज के लिए होता है। मतलब ऐसा टाइम जब आपकी इनकम या सैलरी बिल्कुल बंद हो गई है, कोई इनकम नहीं आ रही है, तो उस केस में दुनिया में आए हैं, जीना तो पड़ेगा ना, खर्चे वगैरह तो करने पड़ेंगे, सर्वाइव करना पड़ेगा। तो रेंट पे करना है या फिर घर ओन करते हो तो मॉर्गेज है या फिर ग्रोसरीज वगैरह लेके आनी है, खाना पीना तो करना पड़ेगा, उसके ऊपर से बिल्स वगैरह आते हैं उनको भी पे करना पड़ेगा। तो ये सारे खर्चे कैसे करोगे जब कोई इनकम नहीं होगी? वो इमरजेंसी फंड को यूज करके आप ये सारे खर्चे करोगे आपदा के सिचुएशन में, इमरजेंसी वाली सिचुएशन में। लेटस से आपका $4000 का महीने का खर्चा होता ही होता है, तो सिंपली उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएंगे $24,000। तो इतना अमाउंट सेव करना स्टार्ट कर दो एक हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट के अंदर। मैंने अपना अकाउंट EQ बैंक के अंदर खोल रखा है, उसका अगर रेफरल लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसको यूज करके अगर आप एक अकाउंट खुलवाओगे तो आपको भी फायदा होगा, मेरे को भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, तो हिसाब किताब बढ़िया रहेगा। तो एक इमरजेंसी फंड बनाना स्टार्ट कर दो। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि जो इमरजेंसी फंड है ना, वो आईफोन खरीदने के लिए या फिर कोई नया गैजेट खरीदने के लिए या फिर फालतू खर्चा करने के लिए नहीं है, वो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। तो वो सेव्ड रहेगा, उसको आपको टच भी नहीं करना है। इसके अलावा यार कनाडा के अंदर अगर किसी पर्सन का जॉब लॉस हो जाता है, जॉब चली जाती है, तो उस केस में जो कनेडियन गवर्नमेंट है उस पर्सन को क्या क्या रिलीफ प्लान्स वगैरह प्रोवाइड करती है, कौन कौन से बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, उनके बारे में अपनी रिसर्च करना स्टार्ट कर दो, नॉलेज गेन करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कनेडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ताकि अगर किसी का जॉब लॉस हो जाता है तो कनाडा के अंदर एटलीस्ट सर्वाइव कर पाए, अपना रेंट, ग्रोसरीज, बिल्स वगैरह पे कर पाए। तो ये हिसाब किताब रहता है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, तो अगर आप कनाडा के अंदर कहीं पे भी जॉब करते हो अपने सिन पे, मतलब लीगली कनाडा के अंदर काम करते हो, तो डेफिनेटली हर एक पे चेक में से आपका एक एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का प्रीमियम जरूर कटता होगा। तो उस केस में अगर आपका कोई एम्प्लॉयर फायर कर देता है तो आपको एटलीस्ट इतना पैसा तो मिल जाएगा कि आप कनाडा के अंदर सर्वाइव कर पाओ और भूखे ना मरो। तो उस एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को किस तरीके से आप क्लेम कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, कहाँ तक का आपने टैक्स फाइल किया होना चाहिए, मतलब जो भी चीजें होती हैं उनको समझना शुरू कर दो, ताकि इन केस कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाती है तो जल्दी से जल्दी आप इन बेनिफिट्स का लाभ उठा सको। अगर इन सारी चीज़ों के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना, उसको बढ़िया रखने की कोशिश करो। अगर वो ऑलरेडी बहुत बढ़िया है, लाइक 800, 780 से प्लस है, तो उसको मेंटेन करने की कोशिश करो। अगर थोड़ा सा कम है, लाइक 700 या फिर 640, 680, तो उसको ग्रो करने की कोशिश करो। अपने बिल्स वगैरह टाइम पे करो। आपकी जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है उसको कम से कम रखने की कोशिश करो, ताकि इन केस कोई इमरजेंसी आ जाती है, वर्स्ट सिनेरियो आ जाता है, मतलब वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो आ जाता है,
है तो एटलीस्ट आप किसी लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई कर पाओगे और उससे पैसे निकलवा के आप अपने बिल्स वगैरह पे कर पाओगे और सर्वाइव कर पाओगे। तो क्रेडिट स्कोर अपना बढ़िया रखने की कोशिश करो। लेकिन हाँ, ये सही आइडिया नहीं है कि आप अपने क्रेडिट को यूज़ करके बिल्स वगैरह पे कर रहे हो। मैं वर्स्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि भाई बहुत ही बुरा टाइम आ जाता है तो उस केस में ये रिजॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर क्रेडिट स्कोर लो होगा तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब यार इन सारी चीज़ों के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि जिस भी इंडस्ट्री के अंदर आप काम करते हो, जिस भी कंपनी के अंदर आप काम करते हो, उनसे रिलेटेड जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसको पता करने की कोशिश करो। अपने कलीग्स के साथ रेगुलर डिस्कशंस वगैरह करो, अपने मैनेजर्स के साथ रेगुलर 1-on-1 मीटिंग करो, खुल के बात करो कि भाई इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर क्या हिसाब किताब चल रहा है। अपने मैनेजर के साथ 10 मिनट भी बात करने की कोशिश करो। जो वाटर कूलर टॉक्स होती है वहाँ पे थोड़े से एक्टिव रहो। कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, फाइनेंशियल थोड़ा बहुत आइडिया लेने का बढ़िया तरीका होता है कि अपने सेल्स और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से बात करो कि भी क्या चल रहा है, कितने प्रोडक्ट्स वगैरह बिक रहे हैं, प्रोडक्शन कितने प्रोडक्ट्स वगैरह की हो रही है। तो उनसे आपको पता लग जाएगा, थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि भी क्या हिसाब किताब चल रहा है, कैसी फाइनेंशियल सिचुएशन है। इसके अलावा अगर आपको कोई तरीका पता है कि किस तरीके से हम रिसेशन के लिए या फिर जॉब लॉस के लिए या फिर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं तो कमेंट करके जरूर शेयर करना। यू नेवर नो किसकी किस तरीके से मदद हो जाए। बाकी यार रिसेशन का खतरा उन लोगों को होता है यार जिनके पास जॉब होती है। अगर इन केस आपके पास कोई जॉब नहीं है लेकिन आप कनाडा के अंदर अपने फील्ड में जॉब ढूंढ रहे हो, करना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि यार कौन से स्किल्स के ऊपर मेरे को काम करने की जरूरत है, कौन कौन सी चीज़ें सीखने की जरूरत है ताकि मैं इंडस्ट्री में बढ़िया तरीके से अपने फील्ड में जॉब ले सकूं, तो वो जानने के लिए आप राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर बढ़िया सी जॉब है, पैसा वैसा कमा रहे हो, गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो, तो कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, यूज्ड या न्यू, कैश पे खरीदनी चाहिए या फिर फाइनेंस करानी चाहिए, क्या करना चाहिए, वो जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट।